बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म आराई। नाजरीन, आज एक बुरी खबर, और हमेशा की तरह पाकिस्तान में वैसे भी कोई अच्छी खबरें जो है वो देखने को नहीं मिलती। दो बड़ी अहम और ख़बरें हैं और दोनों कराची के हवाले से हैं। वो ये हैं कि कराची को ग्लोबल सर्वे के यानी कि एक फर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो ग्लोबल सर्वे करता है तमाम शहरों का, उसमें से 173 जो ममालिक हैं उनका सर्वे किया गया। उसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है आपको ये खबर देंगे, और साथ साथ आपको बताते चलें कि मिलेनियम मॉल एक बहुत मशहूर एक आइकॉनिक जो है ना, एक कमर्शियल मॉल, एक निजी मॉल, जिसमें आज रात आग लग गई थी तकरीबन रात के 4 बजे, और तकरीबन 200 से ज़ायद दुकानों का नुकसान हुआ। ये आग क्यों लगी, कैसे लगी, किस तरह लगी, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, किस तरह आग पे काबू पाया गया। इसको रेस्क्यू 1112 ने इसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस पे आग पे काबू पा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है वो बहुत हुआ है। नाज़रीन, आते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, और पहला टॉपिक हमारा जो है आप जानते ही हैं कराची के हवाले से। और कराची में जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल सर्वे जो जारी किया है, उसमें पाकिस्तान को जो नंबर है वो सुनकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान का नंबर 170वां है। टोटल 173 नंबर थे, यानी कि 170th नंबर आउट ऑफ 173। अच्छा, पाकिस्तान में जो कराची है, ख़ास तौर पर कराची ने जिन शहरों को पीछे छोड़ा है उसमें है ढाका, दूसरा है तरबलिस, और तीसरा है दमिश्क। इन 3 शहरों से ऊपर कराची का नंबर है, और कराची को एक गैर मयारी शहर यानी कि पाकिस्तान का एक कैपिटल तो खैर नहीं कहूँ, कैपिटल था, लेकिन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, वन एंड ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी, और ख़ुद मुख्तार शहर जिसमें खुद मुख्तार इदारे जो हैं वो मौजूद हैं। और उसमें कराची का जो नंबर है वो 170वां आता है, यानी कि कराची इस वक्त दुनिया भर के तमाम शहरों से, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक हम उनसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हम जंग में, इधर उधर की बड़ी बातें, लेकिन आज जब हम सर्वे देख रहे हैं, और इसमें पिछली बार पाकिस्तान जो है वो 159वें नंबर पर था, और इस बार 170वें नंबर 169 यानी कि 169वें नंबर पर था, और इस बार 170वें नंबर पर है। बल्कि एक नंबर की तरक्की की है, लेकिन नेगेटिव में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर यास्मीन लारी साहिबा मौजूद हैं, आर्किटेक्ट हैं और हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान की फाउंडर भी हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। यास्मीन लारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत फजल। अच्छा, कराची आपने यकीनन खबर पढ़ी होगी, कराची जो है वो उसका नंबर 170वां है आउट ऑफ 173, यानी कि 173 से जो 173 का टोटल जो नंबर है शहरों का, उसमें से कराची का नंबर 170वां है, यानी कि कराची इस वक्त रहने के काबिल शहर नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें इनकी रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर हम जाके शहर में खुद देखें तो हमें मालूम है कि कंजेशन कितनी ज्यादा है और किस हाल में लोग रह रहे हैं। तो मैं उनका और तो नहीं कुछ कह सकती, मैं आपको हल जरूर दे सकती हूँ कि क्या हम कर सकते हैं। जी अगर हम ज़रूर। चाहें तो शहर को हम डेफिनेटली बेहतर बना सकते हैं। जी उसके लिए बिल्कुल। मेरा ख्याल है जरूरी है कि हम डिकार्बनाइजेशन की बात करें, क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, और ये कि हम इसको ग्रीन करने की कोशिश करें। मतलब हम इनको मिटिगेटिंग मेजर्स जो इनको लाने की अब बहुत ज़रूरत है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो तारीखी इमारतें धड़ाधड़ हम गिरा रहे हैं और उनकी जगह मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, वो तो सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। उसकी वजह से कंजेशन भी हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, और कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और सबसे बड़ी हमारी शिनाख्त ख़त्म हो रही है। तो ये क्यों किया जा रहा है? इसको बंद किया जाए। मल्टी स्टोरी तो बिल्कुल बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बेइंतहा कंक्रीट होता है। कंक्रीट अगेन इमिट सो मच कार्बन, उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो होती है कंक्रीट की वजह से। अभी आप देख रहे हैं कि हवाएं हमारी बंद हो गई हैं, जो पहले समंदर की हवा ही है सबसे बड़ी नेमत थी। जी हाँ। इसके अलावा हमें हर तरह से चाहिए कि हम कंक्रीट को हर तरफ से ख़त्म करें, पेवमेंट से ख़त्म करें, क्योंकि ना तो उसमें पानी अंदर जज्ब होता है और इससे फिर गर्मी निकलती है। तो हम क्यों हर जगह पेविंग हमने लगाई हुई है? क्यों नहीं हम अपने क्ले के पुराने जो तरीके थे वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हवा भी फिर ठंडी होगी। तो अब हमें किसी तरह से कार्बन को कम करते जाना है, और हमें चाहिए कि हम अब किसी तरह से ये करें कि जो फ्लड का जो पानी है वो बजाय कि हम ज़ाया करते हैं और फेंक देते हैं समंदर में, वो हमें जज्ब करना है अपनी सॉइल के अंदर, ताकि जरखेज़ी ज़्यादा हो, एक्वाफर जो हमारा है वो रिप्लेनिश हो।
ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम मुसलसल पानी को, जब सैलाब आता है तो नेमत के बजाय जहमत इसलिए बनता है कि हम उसको संभाल नहीं रहे हैं। जी हाँ। हम क्यों नहीं बड़े बड़े टैंक्स हर जगह बना रहे हैं? देखिए बहुत कुछ पॉसिबल है, और हमें चाहिए कि हम स्ट्रीट्स, अपने जो हमारी जो गलियां हैं, जो हमारी बात सड़कें, इनको बंद हम कर दें। वहाँ पे बीच में हम बहुत सारे दरख्त लगाएं। उससे आपको पता है कम से कम 10 या 12 डिग्री का फर्क पड़ सकता है। और अगर आप ये देखें, जो मैंने बनाई है डेंसो हॉल राहगुजर बनाई, पहले इको स्ट्रीट, फिर एक और बनाई खरड़ चौक पे जहाँ दरख्त बेनतहा है, अब हमने बनाई है एक और सब्ज गली क्लिफ्टन में। वहां सब में आप जाके देखें तो जो सब्जा लगाया है, जो दरख्त लगाए हैं सड़क के बीच में, और ट्रैफिक बंद कर दी है, उससे माहौल कितना बेहतर हुआ है। हमें अपने बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, लोगों के लिए बेहतर सेहत चाहिए। इस हाल में कोई नहीं रह सकता। 50% आबादी अभी स्लम में रहती है, कहीं पे ना सब्जा है ना कुछ है, पानी है नहीं, और पानी हम जाया करते हैं। तो मेरी बड़ी गुजारिश होगी जो भी लोग जो इसके इंचार्ज हैं, कि किसी तरह से डिकार्बनाइजेशन शुरू करें, ग्रीनिंग ऑफ द सिटी शुरू करें। ये सिर्फ नहीं कहीं एक दरख्त लगा दिए, इसको लगाना चाहिए हम सड़कों के बीच में, ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। और ये बंद करें जो कब्जे हो रहे हैं ना, हर खुली जगह पे सब पे कब्जे हो रहे हैं। हमारे सारे पार्क खत्म हो गए या रुल गए, और जो जो जगह थी सारी खत्म हो गई। ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो अपने साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं ना। तो ये मैं समझती हूँ कि अभी भी हल देखा जा सकता है, अभी भी हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं, वरना तो हम स्लाइड ही करते चले जाएंगे और भी बिल्कुल बॉटम पे पहुंच, अभी भी है बॉटम पे ही है, मगर बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे फिर। अच्छा जी लहरी साहबा, आपने इस तरह अभी जिक्र किया कि हमें एक जो हाई राइज हैं, जो बड़ी ऊंची इमारतें हैं, कंक्रीट की जो इमारतें हैं, इनको नहीं बनाना चाहिए। तो अगर हम ये हाई राइजेस नहीं बनाएंगे, और जैसा कि आपको पता है कि हमारा शहर जो है ना वो एक्सपेंड होता जा रहा है, वो रोज़ उसमें एक्सपेंशन हो रही है, रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, तो इसको फिर किस तरह मैनेज करेंगे? इतनी बड़ी आबादी को हाई राइजेस नहीं होंगी तो एक तो मसला ये होगा कि लोगों को लैंड, ऑलरेडी कराची में बहुत महंगी है, लैंड खरीदने में मसला होगा। जो लोग पहले ही, बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं जिनके अपने घर हैं, फिर वो किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। सारे सब बड़े बड़े शहरों में यही मसला एक है, लेकिन हर जगह पे प्लानिंग होती है। ये नहीं होता कि हर जगह आपने मल्टी स्टोरी कर दी। उसके लिए बाकायदा एरियाज का तयन किया जाता है कि अगर मल्टी स्टोरी बनानी है तो इस एरिया में बनाई जाएगी, ताकि और लोगों के लिए हवा का फर्क ना पड़े। उनकी उनके जो जो भी उनके रहने के लिए उनको जरूरत है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, उनको मिल सके। हमारे यहाँ हाल ये कि जहाँ पे हमारे पास जगह ही नहीं है, खासतौर पे अगर आप जाएं गलियों में, खारादर में चले जाएं, चलिए आप जरा हम्म। वहां देखें, जो पुरानी तारीखी इमारतें जो सब एक एक सब गिरा के खत्म की जा रही हैं, उनकी जगह मल्टी स्टोरी बना रहे हैं। वो कोई जगह है मल्टी स्टोरी बनाने की? मतलब कैसे किया जा सकता है? ना बिल्कुल वहाँ वो। पे सर्विसेज हैं, ना वहाँ जाने की जगह है। तो भाई जरूर प्लानिंग करें, जरूर मल्टी स्टोरी बनाएं, उसको एक तरफ तो कहीं बना देना, हर तरफ क्यों बना रहे हैं? अच्छा, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि अब अगर हम खारादर की बात करें, या हम लियाकताबाद की बात करें, हम नौरताबाद की बात करें, हम नाज़ाबाद की बात करें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट और साउथ की बात करें, तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बड़े आप सही कह रही हैं कि उसमें एक पतली पतली गलियां हैं, वो ओल्ड सिटी एरिया है, वहाँ पर हाई राइजेस बना दी ना, वहाँ पर सेवरेज का निज़ाम हाई राइज को अफोर्ड करने के काबिल है ना, वहाँ ट्रैफिक जो है ना वो इस तरह की अफोर्ड करने वाले रोड्स हैं, और ना ही वहाँ पार्किंग है कि इंसान पार्किंग कर सके, और ना ही वहाँ शॉपिंग मॉल्स बनाने की जगह है जहाँ पर शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सही है। मतलब कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए ना। अब तो हम फ्री फॉर ऑल है, जहाँ दिल चाहता है चीजें कर रहे हैं, जहाँ होता है इजाजतें मिल जाती है। ये कैसा शहर हो गया? फिर ऐसे ही होगा ना। अच्छा, इसमें तो क्यों सिर्फ ऐसा ये नहीं किया जा रहा है? है यास्मीन साहिबा, इसमें सिर्फ ये नहीं कि अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ये पाकिस्तान की दर्जाबंदी जो है ना वो इतनी ऊपर क्यों गई है। इसमें 2 4 5 एलिमेंट्स और हैं। उसमें दूसरा एलिमेंट ये है कि सेहत के हवाले से अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो काफ़ी नहीं है, और उसकी दर्जाबंदी इसलिए बहुत ऊपर है। दूसरी, एजुकेशन, तालीम का हसूल जो है ना यहाँ पर उस तरीके से नहीं है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेकार हो चुका है, और बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा, बल्कि पीने का पानी मुहैया ही नहीं किया जा रहा। इस वजह से ये दर्जाबंदियाँ जो हैं वो इन सब जो है ना चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये दर्जाबंदी इतनी ऊपर गई है। मैंने जिस तरह जिक्र किया कि पिछली साल ये दर्जाबंदी 169 यानी कि 169 जो है ना वो ये उस पर नंबर पर था, और इस पर 170 पर है। तो यानी कि एक दर्जा और ऊपर गया है नेगेटिव। तो इसको नीचे आने के बजाय ये ऊपर जा रहा है, और दर्जा नेगेटिव मजीद बढ़ता जा रहा है, और शायद हम 1 2 सालों बाद हम आखिरी नंबर पर 173वें नंबर पर ही दोबारा खड़े हों। तो ये किस तरह इन चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, यहाँ पर एक इदारे हैं,
क्या इदारे काम नहीं कर रहे? और यकीनन आपने पाकिस्तान के लिए अब बहुत सारे आपकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर पे कराची के लिए। तो मैं जब आपने ये हेरिटेज शुरू किया या आपने जब ये ग्रीन मंसूबा शुरू किया, तो आपको इस पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा या कोऑपरेटिव रही गवर्नमेंट आपके साथ? देखिए, बाज़ लोग तो कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जनरली कोई इसमें किसी का कोई वो नहीं है, तवज्जो नहीं है। और गवर्नमेंट की लेवल पे जहाँ पर के प्लानिंग होनी चाहिए, जहाँ पर के इन चीज़ों को देखना चाहिए, वहाँ मुझे उस चीज़ का फुकदान नज़र आता है। और पानी का मसला इतना बड़ा है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। लेकिन हम पानी ज़ाया क्यों करते हैं? जो पानी, जैसे मैंने कहा, सैलाब का आता है, कम से कम उसको तो संभालना शुरू करें। वो सारा हम समंदर में फेंक देते हैं। फिर ये जो तमाम आपके नाले हैं और वो उनमें कचरा भरा हुआ है, लेकिन वो उसमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं। वहां तो हमें पूरा एक ऐसी ग्रीन बेल्ट चलनी चाहिए जिसमें बेइंतहा दरख्त लग जाए। जी हाँ। देखिए, हमारे पास ना तो सेहत कहीं पर भी नहीं है ना, अगर देही इलाकों में जाए तो वहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि लोग बीमार क्यों हो? हमने शहर को ऐसा बना दिया है कि सवाए बीमारी की और कुछ हो नहीं सकता। बच्चे बीमार, खवातीन बीमार, क्योंकि जब माहौल खराब होगा, जब गंदा होगा, तो लोग जिंदा नहीं रह सकते ठीक से। अगर माहौल को बेहतर करें तो आप पे प्रेशर अस्पतालों में भी कम आएगा, आपकी बाकी सर्विस भी कम आएगा, पढ़ाइयाँ भी होंगी। क्यों नहीं बच्चे पढ़ेंगे अगर वो सही माहौल में रहेंगे? तो ये तो जिस तरह से हाल है, इसमें तो वाकई हम बिल्कुल बॉटम पे चले जाएंगे। जा ही रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही जाएंगे, है ना। हाँ, तो हम बॉटम के बहुत करीब, बल्कि बॉटम पर ही हैं हम। अगर हम मुआवजा करें ढाका, तरबलिस और दमिश्क, मतलब हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और हमारे जो एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मेट्रोपॉलिटन शहर जो कि इदारा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, उसके होने के बावजूद भी कराची जैसे शहर का, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर लोग टैक्स देते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और वहाँ पर इस शहर का ये हाल है। तो एक आखिरी में आपसे सवाल ये करूँगा कि अगर हम आज से प्लानिंग शुरू करें, तो आपको क्या लगता है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर कि हमें कितने साल चाहिए कराची को बेहतर और यहाँ पर रिहायशी यानी कि रिहाइश पजीर इलाका बनाने के लिए, जहाँ पर हम सेहतमंद रिहाइश इख्तियार कर सकें? देखिए, पहला काम तो ये कि बगैर प्लानिंग के कोई भी इमारतें नहीं बननी चाहिए मल्टी स्टोरी। सही। इन पे बैन लगाया जाए बाकायदा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जितना भी कंक्रीट पेविंग है वो हटा दी जाए बिल्कुल। तो उसकी जगह क्ले के पेवर लगाए जाएं, या ऐसा लगाया जाए कि पानी जज्ब हो। और ये फिर जो गलियां हमारी हैं जहाँ पर कि ट्रैफिक नहीं है या बहुत ही कम है या सिर्फ मोटर बाइक्स हैं, उनको बंद करके वहां पर बाकायदा दरख्त लगाए जाएं, वहां बच्चों के खेलने की जगह बना दी जाए, क्योंकि और जगह कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, शहर का मकसद होता है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए उनकी फलाह बहबूद होना, वो अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके, इसी लोग शहर में आते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो कच्ची आबादियां हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं, लोग तैयार हैं करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें सिर्फ ये करना है कि जाके उनके साथ मिलके उनको समझाना है कैसे करें। कोई नहीं चाहता कि गंदे माहौल में रहे, सब चाहते हैं कि बेहतरी हो। तो हम लोग मिलके करें। अगर हुकूमत तैयार नहीं तो फिर लोग मिलके करें ना, ऐसी भी क्या बात है। ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। और अगर हम एक एक गली को ले लें, उसको ठीक करना शुरू करें अपने अपने तौर पे, तो क्यों नहीं हो जाएगा। मेरा तो ख्याल ये कि कराची को हम बिल्कुल सही करें। सिर्फ खुदा के वास्ते जो इमारतें, हमारी तारीखी इमारतें, उनको गिराना छोड़ दें, और हमें ये दें कि हमारे जो आइंदा की नस्लें, उनके लिए कुछ ना कुछ हम छोड़ जाएं, जो खजाना एक हमारे पास था पुराना। और मल्टी स्टोरीज को बिल्कुल बैन कर दें फॉर अ फ्यू इयर्स। कोई वजह नहीं, देयर इज इनफ एकोमोडेशन एवरीवेयर, ये बात नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट लैंड हमारे पास बहुत है। हमारा मसला ये हुआ है कि हमने कोई भी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई हमने इंतजाम ही नहीं किया। तो गरीब बेचारे जो उनको दूर फेंक दिया गया है। लेकिन जहाँ वो है वहां तो कम से कम हालात ठीक कर दें। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे पास विल हो, हम करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे पता नहीं वो विल है कि नहीं, ये तो आप बताएंगे मुझे। बहुत शुक्रिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से याद आया कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो पाबंदी भी लगाई है कुछ जगहों पर, कुछ ट्रांसपोर्ट की, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें प्रोग्राम में टाइम दे रही थी यास्मीन लारी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बताया है कि कंक्रीट का जो जंगल है इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं इसको नहीं बनाना चाहिए पाकिस्तान को, ख़ासतौर पे कराची को। और अगर कराची को अगर आप एरियल व्यू से देखें तो आप यकीन करें कि पूरे कराची में आपको ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ कंक्रीट का जंगल नज़र आएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि आप
कोई ऐसा इलाका देख रहे हैं, अगर आप बहुत दूर से देखेंगे या किसी जहाज़ से देखेंगे या किसी ड्रोन से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कंक्रीट है और कुछ भी नहीं है, ग्रीनरी देखने को नहीं है। एक सबसे ज़्यादा जो ग्रीनरी आपको नज़र आएगी वो कब्रिस्तान में नज़र आएगी, वो सकेसन कब्रिस्तान है, इसमें सबसे ज़्यादा इस पर ग्रीनरी मौजूद है और उसके अलावा कराची में ग्रीनरी है ही नहीं। और जब ये कराची डेवलप हो रहा था और वहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए थे और रूल्स ये बनाए गए थे कि जब भी कोई घर लेगा या कोई प्लॉट लेगा तो अपने घर के आगे एक दरख्त लगाएगा और ये उसकी सिविल जिम्मेदारी थी, ये उसकी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने घर के आगे आप दरख्त लगाएंगे तो ही आपको तामीर की इजाज़त मिलेगी, घर तामीर की इजाज़त मिलेगी। और आप कभी गौर करें, कभी आप PCSH या किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां पर डेवलपमेंट पुरानी है तो वहां पर आपको नज़र आएगा कि घरों के आगे दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन आज वो सारे दरख्त लकड़ी की हुसूल के लिए काट दिए गए। और जो हमारे ऐसी ज़मीनें थीं जहां पर हरियाली थी उनको काट कर हमने सोसाइटीज़ बना दी और दरख्त काट दिए, सोसाइटीज़ बना दी, हमने दरख्तों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया और आज हम दर्जा हरारत जो है वो 38, 39, 40, 42 बर्दाश्त कर रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में ये दर्जा हरारत इंतहाई दर्जे पर पहुंचेगा और ये पहुंच जाएगा 45, 48 तक। और फिर जब आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सोचें कि क्या माहौल होगा और किस तरह हम सरवाइव करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो कुदरती ज़ख़ायर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, हमें ज़ख़ायर की ज़रूरत है, डैम्स हैं नहीं। इस तरह अभी लारी साहिबा ने बताया कि हम अब जो बारिश का पानी होता है, जो फ्लडिंग होती है बारिश की वजह से, जो थोड़ा बहुत पानी होता है, हम इसको सेव करने के बजाय हम नालों के ज़रिए इसको बहा देते हैं समंदर के अंदर। ज़रूरत है कि आपकी सॉइल यानी कि जो आपकी ज़मीन, आपकी मिट्टी है, उस पानी को जज़्ब करे ताकि वहाँ पर जो हरियाली है वो हो सके, आपकी ज़मीन ठंडी हो सके और आपको उसके फ़वाइद हासिल हों। हम कुआं भी खोदते हैं कराची में, अगर बोरिंग भी करते हैं तो वो भी कई 100 फीट की बोरिंग करनी पड़ती है, तब जाकर वहाँ से पानी निकलता है, कहीं खारा तो कहीं मीठा। कराची की 50% आबादी जो है वो पानी से महरूम है। कराची की 50% आबादी जो है वो साफ़ पानी उसको, मतलब अभी मैं आपको क्या क्या बताऊं, फिर एक दिल जो है ना दुखता है कि हम कराची के बासी हैं, हम कराची के शहरी हैं। हम जब बिजली का बिल भरते हैं उसके अंदर हम सेल्स टैक्स भी देते हैं और अगर हमारा बिल 25,000 से ऊपर आता है तो उसमें हम इनकम टैक्स भी देते हैं। हम इनकम टैक्स तनख्वाह लेते हुए भी देते हैं और हम इनकम टैक्स जो है ना बिजली का बिल भरते हुए भी देते हैं। अजीब हमारा मुल्क है, उसमें सरचार्ज भी देते हैं, सबसे महंगा यूनिट भी ख़रीदते हैं कराची वाले, अपने कचरा खुद उठाने के लिए पैसे देते हैं, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है कि आपका घर को कचरा जो है ना वो उठाए। और जो कचरे के ट्रक जा रहे होते हैं वो ऊपर से खुले होते हैं, जबकि इसकी इजाज़त नहीं है कि ट्रक ऊपर से खुले और कचरा पूरे रोड पर गिराते हुए जा रहे होते हैं और उसका ताफ़ुन दूर दूर तक, कई मीलों तक उसका ताफ़ुन, उसकी बदबू महसूस की जाती है। और बदबू का मतलब ये है कि वो ताफ़ुन आपको बीमारियां दे रहा है। यहाँ पर कराची में इस वक्त सांस जो है वो भी मुश्किल हुई पड़ी है कि कराची में इंसान साफ सांस भी नहीं ले पा रहा। कराची में बहुत मसाइल हैं, कराची में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, कराची की डेवलपमेंट, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। अभी आप एक और बात जो है ना मैं आपको बताऊं कि कराची, कल कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन निकाला है DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर कि कराची की 20 शाहराहों पर जो है वो चिंची रक्शे पर पाबंदी आयद होगी। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि पाबंदी क्यों लगानी पड़ी, पाबंदी क्यों हमें जो है वो लगानी पड़ी, इस पर पाबंदी आखिर क्यों लग रही है। चिंची रक्शे का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। चिंची रक्षा जो है, जिसको हम 6 सीटर चिंची रक्षा कहते हैं, जो पूरी कराची में 15 साल से लेकर कई 15 साल के बच्चे जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, वो बच्चे उसको लेकर दंदनाते फिरते हैं, ऊंची आवाज़ में टेप चल रहा होता है, ट्रैफिक का कोई उनको रूल्स का पता नहीं होता। यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक देखा है कि उनकी जो चिंचियाँ हैं उसके ऊपर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं होता, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो जारी करता है वो नंबर भी नहीं होता उनके ऊपर, बस वो एक पता नहीं कौन सा नंबर लगाकर वो घूम रहे होते हैं। बहुत सारे, मैंने खुद रिपोर्टिंग की, मैं फील्ड पर था, मैंने
बाकायदा वहाँ के एसओ को, मैं एक जगह खड़ा हुआ, मैंने उनसे कहा कि आप चिंची रिक्शाओं क्यों नहीं रोकते, तो वहाँ पर पता चला कि उन्होंने कहा कि हम रोकते हैं। मैंने कहा आप रोकें, अगर किसी एक के पास भी लाइसेंस होगा तो मैं चला जाऊँगा। आप यकीन जानिए वहाँ पर 21 चिंची रिक्शे रोके गए और किसी एक के ड्राइवर के पास भी लाइसेंस नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है ही नहीं। ये बेसिकली 1+2 यानी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर्स के लिए एक नॉर्मल ऑटो रिक्शा है, जिसके अंदर सीट्स मज़ीद लगाकर इसको बड़ा कर दिया गया, उसका नाम चिंची रिक्शा रख दिया गया, जिसमें 6 पैसेंजर्स और एक ड्राइवर बैठ सकता है, और जो कि इंतहाई कानून की खिलाफ वर्जी है। आपने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, इनकी फैक्ट्रियों को इसकी मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त क्यों दी? अगर इजाज़त दे दी या पता नहीं इजाज़त नहीं थी, जब ये मार्केट में आए तो इनकी खरीदो फरोख्त को क्यों नहीं रोका गया? और जब ये खरीदो फरोख्त को भी नहीं रोक सके तो आपने इनको रोड्स जो है पर आने कैसे दिया? क्योंकि इनके पास रूट परमिट नहीं है, इनकी रजिस्ट्रेशन एक रक्शे के नंबर के अगेंस्ट होती है। चिंची की रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, इसका कोई रूट परमिट है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो चिंची रक्षा है, ये जो नॉर्मल रक्षा होता है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा होता है। बहरहाल इसके ऊपर पाबंदी लगी और तकरीबन 20 जो शाहराएँ हैं उनमें से उन पर ख़ास तौर पर 18 शाहराहों में चिंची रिक्शे पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। और दूसरी बात ये कि साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आज जब मैं आ रहा था ऑफिस, तो मैंने देखा कि तकरीबन शाहराहों पर चिंची रक्षा मौजूद नहीं है। और नाजरीन आप यकीन जानिए कि वो चिंची रक्षा जो है उसकी ना होने की वजह से आज ट्रैफ़िक की रवानी बिल्कुल मुतासिर नहीं थी। ट्रैफ़िक बिल्कुल सही तरीके से रवां दवां था। उनकी ज़ाहिर है ट्रैफ़िक रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रैफ़िक दूसरे लोग परेशान होते हैं, बड़ी परेशानी होती है, ट्रैफ़िक में बहुत रुकावट बनती है। डीआईजी ट्रैफ़िक का ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने एक गैर कानूनी चिंची रिक्शाओं पर पाबंदी लगवाई, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए, और चिंची माफिया जो है वो भी उठेगा और इसके खिलाफ शायद वो एहतजाज भी करें या कोर्ट्स में भी जाएं। लेकिन ज़ाहिर है जब वो कोर्ट्स में जाएंगे और जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी तो गवर्नमेंट भी अपना दिफा करेगी। और मैं समझता हूँ कि इसको पाबंदी को मज़ीद रहना चाहिए, और इसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने चिंची रिक्शाओं पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन डीआईजी ट्रैफिक ने अभी कमिश्नर कराची के जरिए नोटिफिकेशन निकाला, इस पर अच्छा खासा अमल हुआ। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी उन शाहराहों पर जहाँ पर पाबंदी थी वहाँ पर चिंची रिक्शे नज़र नहीं आए, जो कि खुशाइंद बात है कि कानून पर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा नाज़रीन, लेकिन साथ साथ आपको ये बताते चलें कि क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी नहीं है कि चिंची रिक्शे के अगर आपने पाबंदी लगाई है तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट आप जो है ट्रांसपोर्ट भी दें। आप जिन जगहों पर आपने पाबंदियां लगाई हैं वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारी जगहों पर मौजूद नहीं है, और जिस गली गली हर शाहरा पर चिंची रिक्शा अवेलेबल है वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर हम रेड बस की बात करें, ग्रीन बस की बात करें, ग्रीन बस फेडरल का मनसूबा है, रेड बस जो है ना सिंध गवर्नमेंट का मनसूबा है। इन दोनों रूट्स पर ये जो 3, 4, 5 रूट्स हैं रेड बस के, ये लिमिटेड हैं, ये इतने आगे तक नहीं है जहाँ तक चिंची रिक्शे की रसाई है। और चिंची रिक्शा और जो मज़दा गाड़ियाँ हैं, जो मज़ीद हमारी एक गंदी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विस है, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं हैं। हमें चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि इसके ऊपर नज़र डालें। अब जो लोग चिंची रिक्शे से सफ़र करते थे वो कितने मुतासिर होंगे, किस तरह सफ़र करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे। वो बच्चियाँ जो ऑफिस जाती हैं, वो ख़वातीन जो ऑफिस जाती हैं, ख़ास तौर पर वो मर्द हज़रात जो ख़वातीन बाइक नहीं चला सकती, वो क्या करेंगी। और जो बाइक सर्विसेज हैं, जो ज़ाहिर एक प्राइवेट बाइक सर्विसेज आप ऑर्डर करते हैं, उसमें ख़वातीन सफ़र नहीं कर सकती, तो उनका ये सफ़र अगर वो कार पर या नॉर्मल रिक्शे पर करेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा, और इसके लिए सिंध गवर्नमेंट को अपने कान धरने चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बात करेंगे कराची में जो मसाइल हैं उसके ऊपर। कराची में मिलेनियम मॉल पर आज रात को आग लग गई, एक निजी मॉल, एक प्राइवेट मॉल, लेकिन आग कैसी लगी, कितना नुकसान हुआ, क्यों लगी, कैसे इस आग पर काबू पाया गया। अच्छा, हमने कोशिश की थी कि हम जो है इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट के किसी इदारे से भी इसके बारे में तफसील मालूम कर सकें, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद फराज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनको कराची के तमाम मसाइल की और इस तरह की खबरों की काफ़ी खबर होती है। बहुत शुक्रिया फराज साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। फराज साहब, मुझे ये बताएं कि ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, अभी तक की रिपोर्ट्स में कितना नुकसान हुआ, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ?
सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त मार्केट बंद थी, सिर्फ चौकीदार वहाँ पर मौजूद थे, तो इस वजह से कोई भी जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। अच्छा, नुकसान कितना हुआ? सुना है कि काफ़ी दुकानें जल गई। जी हाँ, अभी इस वक्त नुकसान का सही से जो तखमीना है वो लगाया जा रहा है। सही है। काफ़ी जो कि जली हैं, काफ़ी सारे बड़ी तादाद में दुकानदार हैं जिनका पूरा पूरा माल जल गया है, और रिवायती तौर पर इस पूरे हादसे को शॉर्ट सर्किट के ऊपर डाला जा रहा है, जबकि ये हमारी शहरी दिफा के इदारों की टोटल फेलियर है। ये पहला वाकया नहीं है जो कराची की तारीख में हुआ है। पिछले दिनों सदर में भी आग लगी थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसी हफ्ते में तीसरी आ गई है, और ये हमारे इदारे इस वक्त सिंध असेंबली में भी बजट सेशन चल रहा है। हमारे जो शहरी दिफा के इदारे हैं, फायर ब्रिगेड है, इसके ऊपर बहुत भारी जो है वो बजट के लिए एलोकेट किए जाएंगे सिंध असेंबली के सेशन में। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि इतने करोड़ों के अरबों रुपए के बजट के बावजूद हमारे इदारे इस काबिल क्यों नहीं होते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई हादसा हो जाए तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जा सके। और नहीं, तो मेरे सुनने में तो ये आया फराज साहब कि ये आग तकरीबन सुबह 4 बजे लगी और इसके ऊपर सुबह तक काबू पा लिया गया था, और मैंने इसकी फुटेजेस देखी हैं। उसी वक्त मेरे पास फुटेजेस आ गई थी जिस वक्त ये आग लगी है, और काफ़ी शदीद, बहुत शिद्दत थी आग में। और ये लगी कैसे? जिस तरह आपने कहा कि रिवायती अंदाज शॉर्ट सर्किट पर डाल दिया गया, असल वजह क्या थी? देखिए, असल वजह का तयन तो करने में हमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा जब चीज़ें कुछ सामने आएंगी। मुतासरीन दुकानदार इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ एक शॉकिंग सिचुएशन में है, वो इन्वेस्टिगेशन की पोजीशन में इस वक्त नहीं है, तो एक आध दिन लगेगा चीजें सामने आने में। जैसे पहले आज ये मॉल की चीजें कुछ बाद में सामने आई थी, और उसमें तो बहुत सारे लोग जलकर मर गए थे। जी हाँ, वहाँ पे क्योंकि रात में काम होता था, कॉल सेंटर से वहाँ पे रात में काम होता था, तो वहाँ पे भी आग लेट नाइट लगी थी। अब जो सदर में आग लगी थी 2 दिन पहले, तो वो दिन में लगी थी आग, लेकिन ये कि उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शायद हम जानी नुकसानों का इंतजार करते हैं और फिर उसके ऊपर एक अफसोस का इजहार करके भूल जाते हैं सानिहात को इस तरीके से भूला नहीं जाता। उनके बाद ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि इस किस्म का सानिहात फिर से रिपीट ना हो। मौजूद दुनिया में यही होता है, लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस किस्म की कोई रिवायत नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं बनती, और ये सानिहात जो है तवातुर के साथ रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, मैंने मेरे सुनने में ये आया है कि आग कंट्रोल रूम से लगी, और आग कंट्रोल रूम से लगी, और ये आग जो है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, और अमले को पता था कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट मुतवक्के है, उन्होंने इसके ऊपर कान नहीं धरे या उसको सीरियस नहीं लिया और रात गए। फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जाहिर है कोई तार गर्म हुई होगी, उसकी वजह से तार पिघली होगी, फिर उसमें आग लगी होगी, और जाहिर है सब चीज़ें बंद थी तो आग में शिद्दत आ गई और पूरा मॉल जो है वो इस तरह खास्तर हो गया। लेकिन यहाँ पर वहाँ के अमले की भी गफलत सुनने में आ रही है कि वहाँ के अमले की भी गफलत थी, जो कंट्रोल रूम का अमला था उसकी भी गफलत थी, जिसकी वजह से ये आग लगी। देखिए, गफलत डेफिनेटली है, या अमले की भी गफलत होगी, इसके बाद हमारे शहरी दिफा के इदारों की भी गफलत होगी। इस किस्म के मॉल्स के अंदर बेसिकली होता दुनिया में ये है कि फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं उन लोगों को जो कि यहाँ के मुलाजिम होते हैं। सही। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस किस्म का कोई वो नहीं है। आपको शायद हमारे नाजरीन के इल्म में ये बात ना हो, मैं ये बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ जी बिल्कुल इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, कि हमारे यहाँ पर एक दुकान भी होती है ना, तो शहरी दिफा का इदारा आता है और उनसे पैसे लेकर जाता है कि भाई आपके स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो आप इतने पैसे दे दें तो हम आपका चालान नहीं कर पाए, ठीक है। और वो बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्टोरेंट हो गया, कोई दुकान हो गई, ये शहरी दिफा के इदारे पैसे लेने के लिए तो हर 3 महीने के बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बात पर कोई तवज्जो नहीं है कि हम बाकायदा स्टाफ की ट्रेनिंग करें, अमले की ट्रेनिंग करें कि खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई वाकया हो जाए।
8-8, 10-10 साल पुराने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के रखे हुए हैं इन्होंने, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने रखी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं कराची में, बहुत ज्यादा हैवी मेंटेनेंस ले रहे हैं वो, और उनसे जब बात करते हैं उनके दुकानदार तो वो कहते हैं कि बिजली बड़ी महंगी है, दूसरी चीजें बड़ी महंगी हैं, इस वजह से हम इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते मेंटेनेंस पे। लेकिन जहाँ पर सेफ्टी की बात आती है वहाँ पर उनकी कारकर्दगी सिफर है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने दुनिया में देखा है, बहुत जगहों पर हमने भी सफ़र किया, आपने भी किया, आपने देखा होगा कि बल्कि बहुत सारे ऑफिस के अंदर भी पाकिस्तान में बात अब बहुत सारे कॉमन है, बहुत सारे मॉल्स में भी, कि एक पाइप इंस्टॉल किया जाता है जिसके अंदर जो है वो पानी जो है ना वो होता है, उसका अलग से एक टैंक इंस्टॉल किया जाता है जिसके अंदर बहुत प्रेशर से पानी आता है, और वो जगह जगह हर जगह लगाया जाता है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा ख़तरा होता है कि यहाँ पर आग लग सकती है। और वो ऐसा होता है कि जैसे ही आग भड़कती है वो पिघल जाता है और पूरे मॉल के अंदर या पूरी बिल्डिंग के अंदर उस पाइप के ज़रिए पानी जो है वो खुद फ्लो होने लग जाता है, जिसको ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम कहते हैं। और वो फायर फाइटिंग सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि कहीं छोटी सी आग लगती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आग भड़कती नहीं है, फैलती नहीं है, और वो आग जो है ना उससे बुझ जाती है। लेकिन यहाँ पर चेक एंड बैलेंस और वही आप वाली बात के जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो सालों पुराने होते हैं, उसकी एक्सपायरी 3 महीने की है, 4 महीने की होती है या 6 महीने की होती है। खैर मैं इसकी एक्सपर्टीज़ मुझे नहीं है, वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि उसकी एक्सपायरी कितनी होती है, जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और जो फायर फाइटिंग सिस्टम होते हैं उसकी ट्रेनिंग्स किस तरह होती हैं और क्या। लेकिन हमारे लॉ के मुताबिक जो भी अमला है, जिस तरह आपने बिल्कुल सही एक इशू उठाया कि जितने भी वहाँ पे हमला होता है उसको एक फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और ज़ाहिर इतना बड़ा मॉल है तो वहाँ पर रात का अमला मौजूद होगा, जो चौकीदारों के अलावा भी जो अल्लाह ना करे किसी ऐसे हादसे की सूरत में उसको वो कंट्रोल कर सके और टाइम पर लोगों को बता सके। और जिस तरह आरजे मॉल का वाक़या हुआ था वहाँ से लोग एग्ज़िट नहीं कर पाए क्योंकि जो एमरजेंसी एग्ज़िट थे वो बंद थे, रिपोर्ट्स में भी यही आया। और ज़ाहिर है उनके जो इस चीज़ों में मुलव्विस थे और जो ज़िम्मेदारान थे उनको सज़ाएँ भी हुई, जुर्माने भी हुए। बहरहाल आखिरकार वही ज़मानत पे लोग बाहर आ जाते हैं और उससे जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो ज़मानत पर बाहर हैं। 11 लोगों की वहाँ पर मौत हुई लेकिन ज़िम्मेदारान बाहर हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो ये मिलेनियम मॉल वाला वाक़या है इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माली नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों का सरमाया जो है वो डूब गया एक मामूली सी गफलत की वजह से। तो आपका कहना ये है फराज साहब कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे या हमारे लोग भी उसमें उतने बराबर के मुलव्विस हैं? जी, हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। नंबर 1, हमारे इदारे बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। शायद एक आधा इदारा है वो जो नो पार्किंग से गाड़ियां उठाता है या कि बिजली बंद करता है, उसके अलावा कोई इदारा ऐसा मौजूद नहीं है इस मुल्क में जो कि अपना काम ठीक से कर रहा हो। और हमारी आवाम भी जो है वो इस मूड में नहीं है कि इदारे अपना काम ठीक से करें। इस वक्त जिनका नुकसान हुआ है उनके घरों की हालत क्या होगी ये सिर्फ हम सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारे सैकड़ों हजारों ऐसे लोग होंगे। इसका अजाला भी तो नहीं है गवर्नमेंट या कोई इदारा या मॉल के मालिकान, इसका अजाला भी नहीं करते? नहीं जी, कोई अजाला नहीं होगा किसी किस्म का, ना आज से पहले हुआ है। ऐसी कोई रिवायत पाकिस्तान में नहीं पाई जाती है कि किसी किस्म का कोई हादसा या सानिया हो जाए तो अजाला कर सकें। हमारे यहाँ पे रिवायत ये होती है कि पड़ोसी मुल्क में ज़ायरीन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी एक पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं तो उनके लिए 50-50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। पड़ोसी मुल्क में ज़ायरीन गए होते हैं और वो जब उनकी जो हलाकतें होती है, शहादतें होती हैं, उनके ऊपर 50-50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान होता है। लेकिन हमारे मुल्क में लोग यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह मर जाते हैं। लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू, कोई चीज सेफ नहीं है। और इसके बाद ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रिकॉशंस हैं, ना कोई स्टेप्स हैं, ना इनकी तरफ से किसी किस्म का कोई कंपनसेशन है। बहुत शुक्रिया फराज साहब, प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे। आपने बहुत अच्छे इश्यूज़ पर आपने लोगों की तवज्जो मरकूज़ करवाई कि हमारे यहाँ इदारे भी अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोग जो है वो भी इसके अदम तवज्जो का शिकार हैं, हमारे यहाँ इदारे भी अदम तवज्जो का शिकार हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक बार फिर वही बुरी ख़बरें, कराची ऑलरेडी 170वें नंबर पर है लिविंग इंडेक्स में, और सर्वे में यहाँ पर रहने के काबिल शहर नहीं है। और एक उस तरफ से इस तरह की आग लगती है, पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि मॉल्स की जो दुकानें होती हैं उसमें जो अंदर साजो सामान होता है जो
उनके एसेट्स होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी, टोटल ज़िम्मेदारी मॉल के ऊपर या इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होती है कि अगर कोई इस तरह का हादसा होता है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी वो उठाते हैं क्योंकि उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी ली होती हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात हो अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।